तो लगातार कोरोना की महामारी बढ़ता जा भारत की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती चली जा रही है और जो चीज़ें हैं वो बदलती चली है। नमस्कार, मैं पवन कुमार, आप देख रहे हैं वतन की आवाज़। दूसरी कोरोना लहर कहीं भारत के विरुद्ध सुनियोजित जैविक युद्ध तो नहीं है। क्या आप मानते हैं कि भारत में वर्तमान में फैली हुई महामारी की दूसरी लहर वायरस के सामान्य रूप से फैलने के कारण आई है? एक पखवाड़े पहले तक मैं यही मानता था कि यह दूसरी लहर है, पर अब जो बहुत गहरा संदेह घर कर गया मेरे मन में। अब संदेह क्या है? आइए आपको बताता हूँ। आप संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप की स्थिति को देखिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इन देशों में या एशिया के किसी भी अन्य देशों में कोई दूसरी लहर नहीं आई है। आज वहाँ वैसी स्थिति है, जैसे स्थिति 2 ढाई महीने पहले भारत में थी। फिर यह बम भारत में ही कैसे फटा? या उन सभी देशों के नागरिक भारतीयों से ज़्यादा अधिक अनुशासित हैं? क्या वे महामारी से बचने के लिए चौबीसों घंटे मास्क पहने रहते हैं? नहीं। क्या उनकी भौगोलिक स्थिति भारत के भौगोलिक स्थिति से भिन्न है? ये भी नहीं है। फिर दूसरी लहर इन देशों को छू भी नहीं सका और भारत को तोड़ रही है, ऐसा क्यों? यह सवाल मेरे मन में उठ रहा है। इसका कुछ रिपोर्ट देखते हैं, आपको शायद समझ में आ जाए इसे कि मेरे मन में क्यों सवाल। आईसीएमआर पहली वेव के समय ही कह चुके हैं कि भारत में करोड़ों लोगों को यह बीमारी हो गई और उन्हें पता भी नहीं चला। जब करोड़ों लोग इसे झेल गए, उन्हें प्रतिरोधक क्षमता बन गई, तब दूसरी लहर इतनी खतरनाक कैसे हो गई और केवल भारत में ही क्यों हुई? आप इस महामारी के पश्चात की वैश्विक परिस्थितियों को देख लीजिए। दवा, वैक्सीन लेकर अर्थव्यवस्था प्रबंधन तक भारत ने पूरी दुनिया को चकित किया है। और आप चीन की असल चिंता को समझिए। चीन आज भारत को मदद की बात कर रहा है। पिछले साल महामारी के काल में भी घुसपैठ कर रहा था। वहाँ लात खाने के पश्चात वो इतना सुधर गया कि हमारी मदद करने लगा। पाकिस्तान जैसे चिर शत्रु और लंगड़ा मदद की बात करता है जो दूसरे की बैसाखी लेके चलता है। उसकी इतनी औकात हो गई कि भारत को मदद करने के लिए हाथ बढ़ा रहा है, जिसको खुद ही एक पैर बैसाखी के सहारे चलता है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण यह दिखाई दे रहा है कि ट्रंप की तरह मोदी किसी के आगे झुका नहीं, न झुक रहा है। अब इसका क्या असर हो सकता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। विश्व की फार्मा लॉबी, ऑयल लॉबी और आर्म्स लॉबी ने इस महामारी और ब्लैक लाइव्स मैटर तथा जॉर्ज फ्लॉयड मुद्दों को मीडिया में भयानक उफान मचाकर ट्रंप को हराया था। दोबारा मैं आपको बता दूं कि विश्व की फार्मा लॉबी, ऑयल लॉबी और आर्म्स लॉबी ने इस महामारी और ब्लैक लाइव्स मैटर तथा जॉर्ज फ्लॉयड को मुद्दों का मीडिया में भयानक उफान मचाकर ट्रंप को हराया, क्योंकि ट्रंप इन लॉबी के सामने खुलकर आ खड़े हुए थे। आज वही लोग मोदी के पीछे लगे। आखिर जानते क्यों? क्योंकि फार्मा कंपनियों का बिजनेस कम से कम 4 से 6 ट्रिलियन डॉलर सालाना का है। कम से कम 1.25 ट्रिलियन डॉलर का वैक्सीन बिजनेस को मोदी ने जीरो कर दिया। 500 बिलियन डॉलर का पीपीई किट और मास्क का बिजनेस लगभग जीरो कर दिया। भारत के मेडिकल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से किसको हानि हो रही थी? हमेशा हाथ फैलाने वाला देश वैक्सीन बांटने वाला देश कैसे हो गया? किसे यह बात पच नहीं रही थी। जर्मनी जैसे देश की यह पीड़ा जानिए कि ड्रग के क्षेत्र में भारत ने हमें कैसे पछाड़ दिया। फिर विचार की। आइए और आगे चल। अगले 2-3 साल में भारत दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए 75,000 से 1 लाख चार्जिंग स्टेशन बनाने जा रही है, जिससे तेल की खपत 30% कम हो जाएगी। वैश्विक ऑयल लॉबी के मुंह पर यह एक करारा तमाचा है। यही नहीं, भारत ने एलसीए लड़ाकू विमान का व ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात चालू कर दिया है, जो वैश्विक आर्म्स लॉबी के लिए तगड़ा झटका साबित हुआ है। मोदी इन सभी की राह में बहुत बड़ा कांटा है
और यह मानकर चला जा रहा है कि इस कांटे को जनता के गुस्से से ही हटाया जा सकता है। एक और पहलू पर बात करते हैं। अधिकतर लोग अब असम और पश्चिम बंगाल के चुनाव में मोदी की रैली और प्रचार को लेकर गुस्से में दिखाए जा रहे हैं, किंतु उन्हें जियो पॉलिटिक्स की समझ ही नहीं है। पश्चिम बंगाल में 1.5 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या और असम में भी कई लाख घुसपैठिए मेहमान बनाए जा चुके हैं। दीदी और गांधी ने सबके आधार कार्ड भी बनवा दिए हैं। असम और बंगाल भारत के लिए कश्मीर की तरह शायद उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। गूगल पर चिकन नेक सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा। आप माने या ना माने, भारत में चीनी बीमारी की दूसरी लहर मोदी को हर मोर्चे पर विफल करने और देश में सिविल वार करवाने के लिए लाई गई है। और कांग्रेस के नेता माननीय चिदम्बरम जी भी यही कह रहे हैं, और वो तो यहाँ तक खुल के कह रहे हैं कि जनता को विद्रोह कर देना चाहिए। यानी कि कांग्रेस जो बाहर वाले तो वो जो लॉबी है वो तो कर ही रही है, देश के लॉबी जो कांग्रेस है, वामपंथी लिबरल, वो चाहते हैं कि देश में विद्रोह हो जाए और विद्रोह में करोड़ों लोग मारे जाएं और फिर उसकी ठिकरा मोदी के सर पे फोड़ दिया जाए। यह चीन और भारत में छिपे बैठे उसके स्लीपर सेल के माओवादी का खतरनाक खेल है। आप आम जनता को इन खेल को समझना होगा। अगर नहीं समझेंगे कि स्थिति भयानक से भयावह हो सकता है। सरकार की क्या है, सरकार आज है, कल नहीं होगा, कोई और आएगा। लेकिन आप अगर इस प्रकार आपस में लड़ बैठे तो इसी प्रकार से जो दलाल है, चाइना के दलाल हो, चिदम्बरम हो या लिबरल गैंग हो, वामपंथी हो, ये ऐसी तरह से भारत को तोड़ता रहेगा। विपक्षी विपक्षी सरकारों की मोदी सरकार के विरुद्ध महामारी संबंधी नीच राजनीति और मीडिया का 24/7 लाशों ऑक्सीजन की कमी दिखाना इस संयंत्र का हिस्सा है। एक ही माँ के सैकड़ों एक ही माँ सैकड़ों की माँ क्यों बन जाती है और क्यों वो मर जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है कि एक ही चीज को 100 लोगों के अलग अलग माँ बन जाती है और 100 लोग अलग अलग अपने ट्विटर हैंडल से उसी को कट पेस्ट करते हैं। और ये सब भड़काने की पूरी कोशिश की जा रही है लोगों को। और सबसे बड़ी है कि हमारी देश की जुडिशरी भी इनको ऐसे समझते हैं जैसे ये बहुत बड़े परोपकार कर रहे हैं भारत के ऊपर। सरकारें उन पे लगाम नहीं लगा सकती। अब सवाल ये उठता है कि मीडिया में दिखाने जा रहे हैं शमशान में ही भीड़ क्यों दिखाए जा रहे हैं। केवल शमशान में ही भीड़ है कि अगर मर रहे हैं तो कब्रिस्तान में भी होगा और जगहों पर भी होगा। तो केवल शमशान में ही भीड़ क्यों। भीड़ है, ऐसा नहीं कि मैंने कहा नहीं है, लेकिन सिर्फ शमशान में ही नहीं है, कब्रिस्तान में भी है। एक ही जैसे 70 ट्वीट क्यों कि हमारी अम्मा मर गई बिना ऑक्सीजन के। एक ही जैसे, एक ही फोटो लगी है, एक ही सब कुछ है, लेकिन ट्वीट करने वाला अलग अलग लोग हैं और उसी ट्वीट को 70 से 80 लोग ट्वीट करते हैं। और टूल किट गैंग के फिर से सक्रिय किसके इशारे पर। जो टूल किट गैंग है वो किसके इशारे पे फिर से सक्रिय हो चुके हैं। अचानक से किसान भी बॉर्डर पर लौट आए हैं। जैसे ही महाराष्ट्र में वसूली कांड सामने आया, मोदी बंगाल जीतने लगे। महामारी फिर से कैसे प्रकट हो गई। भैया एक सेंट ही है, मानो न मानो, एक सेंट ही लगता है। ये एक बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है। मैं कोई विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, पर स्थिति देखिए और सोचिए कि अचानक ये केवल भारत के साथ ही क्यों हुआ। यह एक विकट जैविक अस्त्र हो सकता है। थोड़े थोड़े अंतराल के बाद यह लड़ाई बहुत आगे तक जाने वाली है। अगर अगली पीढ़ी को गुलाम नहीं बनाना है तो हर हाल में हमें इस युद्ध को लड़ना होगा और समझना होगा। तो आपको क्या करना है इसके बारे में आप सोचिए। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। नमस्कार। जय श्री